नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ नेपाल की यात्रा पर। और नेपाल में जिस स्थान पर अभी हम लोग हैं इसे कहते हैं विंध्यवासिनी मंदिर। जी हाँ, नेपाल के पोखरा में हम लोग इस समय स्थित हैं और नेपाल के पोखरा का सबसे पुराना मंदिर या यूँ कहें तो पोखरा की जो आराध्य देवी हैं वो विंध्यवासिनी देवी हैं और ये विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। कहा जाता है ये पोखरा का सबसे पुराना मंदिर है और पोखरा का सबसे ज़्यादा बड़ा मंदिर है और सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु आते हैं वो इसी विंध्यवासिनी देवी मंदिर में आते हैं। अगर देखा जाए तो जो विंध्यवासिनी देवी का मूल जो मंदिर है वो जो आप देख रहे हैं ये नहीं है, बल्कि विंध्यवासिनी देवी का जो मंदिर है वो ये है इसके पीछे। अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये जो शैली आप मंदिर की देख रहे हैं ये कौन सी शैली है, तो इस मंदिर की शैली को हम पैगोड़ा शैली कहते हैं। वैसे मंदिर निर्माण की कई शैलियाँ होती हैं जिनमें से पगोड़ा शैली है, द्रविड़ियन शैली है, नागर शैली है, पंचायतन शैली है। उन शैलियों में से एक पगोड़ा शैली होती है। पगोड़ा शैली में जो मंदिर की बनावट होती है वो कई भागों में मंदिर बना होता है। नागर शैली में विशेषता होती है कि ऊपर की तरफ धीरे धीरे जो मंदिर है वो नुकीला होता चला जाता है। और अगर बात करें कि जो शैली द्रविड़ियन शैली है उसमें बात करें तो एक घेरा होता है और उस घेरे के चारों तरफ 4 गेट होते हैं और चारों गेट जो होते हैं उसे गोपुरम के नाम से हम जानते हैं। और हर मंदिर के चारों तरफ 4 गेट के साथ गोपुरम खड़ा होता है और बीच में जो मंदिर होता है वो छोटा होता है। जो नागर शैली है, नागर शैली की ख़ास बात होती है कि उसमें एक गर्भगृह होता है, उसमें अग्रमंडप का भाग होता है। और अगर हम बात करें पंचायतन शैली, तो पंचायतन शैली जो है वो 5 मंदिरों की एक शैली है। अगर देखा जाए तो जो एक और मंदिर की शैली है उसे बेसर शैली के नाम से जानते हैं। तो जब नागर शैली और द्रविड़ियन शैली मिलती है तो उन दोनों के मेल से जिस मंदिर का विकास होता है उसे ही बेसर शैली कहते हैं। मध्य भारत में जो मंदिरों का विकास हुआ है उसे ही बेसर शैली के नाम से जानते हैं। लेकिन नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश इत्यादि में ये जो मंदिरों का विकास है, इस प्रकार की मंदिरें, इसे पैगोड़ा शैली के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि आप यहाँ पर यानी पोखरा के विंध्यवासिनी मंदिर में कैसे पहुँच सकते हैं, तो जो मुख्य शहर है वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। और यहाँ आप अपनी बाइक से, आप अपनी 4 व्हीलर से, किसी भी साधन से आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन नेपाल में एंट्री की कुछ, अगर नेपाल में चूँकि आप जब आ रहे हैं तो नेपाल में एंट्री की कुछ विशेष बातें होती हैं। जैसे कि नेपाल में एंट्री अगर 4 व्हीलर से ले रहे हैं तो उसे भंसाल आपको लेना पड़ता है। भंसाल एक दिन का 4 व्हीलर का जो चार्जेस है वो लगभग 600 रुपये के हिसाब से लगता है। तो 600 रुपये का भंसाल आप ले कर के एंट्री कर सकते हैं। जितने दिन आप रहते हैं उतने दिन का आपको भंसाल लेना होता है। अगर बात करें कि और क्या ज़रूरी होता है, तो आपको रूट परमिट बहुत आवश्यक होता है। जब भी आप नेपाल में एंट्री करें, जिस गेट से करें, जिस बॉर्डर से करें, वहाँ से आप कुछ दूरी पर रूट परमिट बनता है, तो रूट परमिट ज़रूर बनवा लें, क्योंकि रूट परमिट अगर नहीं होगा तो कहीं भी आपका चालान काटा जा सकता है या बहुत ज़्यादा फ़ाइन लिया जा सकता है। नेपाल जो राष्ट्र है यहाँ पे काफ़ी परिवहन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्ती है और यहाँ पर चालान जो है वो काफ़ी बड़े बड़े काटे जाते हैं। अगर हम बात करें कि पोखरा में और भी क्या घूमने वाली जगह हैं, तो पोखरा जो मुख्यतः फेमस है वो अपने एडवेंचर्स के लिए फ़ेमस है। चाहे वो बंजी जंपिंग हो, फ्री फॉल हो, चाहे एयर ड्राइविंग हो, ये चाहे स्क्रू ड्राइविंग हो, मतलब कुछ भी अगर आप एडवेंचर से संबंधित आप करना चाहते हैं तो उसके लिए नेपाल एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। नेपाल की। और अगर नेपाल में मुख्यतः घूमने वाली जगहों की अगर बात करें या पोखरा में और घूमने वाली जगहों की बात करें, तो पोखरा में कई झीलें हैं और वो झीलों पर जो है वो सरफेस बोटिंग होती है और ज़्यादा नहीं, मात्र 500 में सरफेस बोटिंग हो जाती है। तो आप वहाँ भी जाकर देखा और घूम सकते हैं।
इस मंदिर को आप देख सकते हैं, मंदिर काफ़ी प्राचीन है, यानी पोखरा जितना प्राचीन है उतना ही प्राचीन ये मंदिर है। मंदिर विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है और ये मंदिर जो है यही मूल और पुराना प्राचीन मंदिर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।